आपने कहा कि पीक में मुझे ये ओहदा दिया गया और यकीनन एक चैलेंजिंग जॉब था, तो इसको ओवरकम करने के हवाले से कितने चैलेंजेस आपको आए? पहले मैं सलाम पेश करता हूँ आपके अमले को, आपके हौसले को, जिस तरह से आपने आम लोगों की जान बचाने के हवाले से काफ़ी कोशिशें की। हमारी आपने देखा कि पहली वेव में अगर किसी का बाप भी एडमिट होता था, उसका बेटा वहाँ नहीं जाता था, उसकी बेटी वहाँ नहीं जाती थी, उसकी बीवी वहाँ नहीं जाती थी, लेकिन हमारा डॉक्टर उधर होता था, हमारी नर्स उधर होती थी, इवन मेरा जो ड्राइवर है वो उसको घर से ले आता था। अगर मैं कोविड लेके घर में, मेरा माँ बाप है जो बूढ़े हैं या मेरे बच्चे जो छोटे, उनको भी लग सकता था। अगर बच्चों में देखा जाए रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा होते हैं, उनको टाइम पे इलाज मिलेगा तो उनकी आंखें सलामत रहेगी। अगर बुज़ुर्ग हमारे हैं, मोतीबिंद कटर है, वो ब्लाइंडनेस कंट्रोलनेस में आ जाता है, टाइम पे उसको हमने किया, ये निकाला, ऐनक दे दी, वो अच्छे से देख सकता है, उसको लेंस चेंज किया, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता? इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और हालांकि अगर यहाँ देखा जाए यूट्यूब में प्राइवेट सेक्टर से बड़ा अच्छा मेरा गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है और हम इसको बढ़ाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसको प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा बनाऊँगा। और इन्हें वादा किया आप लोगों के साथ कि अगर आप इनका ताउन देंगे, यकीनन आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बना देंगे। रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि आज हम तिब्बी सहूलियात के हवाले से बात करते हैं। ख़ासकर जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर में सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है कि आम इंसान की सेहत का ख्याल रखा जाए, लेकिन अगर हम बिलखुसूस कश्मीर की बात करें तो महकमा हेल्थ, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आखिरकार क्या कोशिशें कर रहा है, ख़ासकर उन इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जहां पर लोग सेहत को लेकर दिन ब दिन संजीदा हो रहे हैं। इस हवाले से आपको बता दें कि आज हमने ये मुनासिब जाना कि हम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक साहब के साथ बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से उन्होंने अपने टेन्योर में काफ़ी बुरा दौर देखा, ख़ासकर जब हम हेल्थ क्राइसिस के हवाले से बात करते हैं, कोविड-19 जो पीक था, किस तरह से इन्होंने काबू पाने के साथ साथ आम लोगों की जान बचाई। अवामी पजीराई भी ज़रूरी है, हौसला अफजाई भी ज़रूरी है। आज हम कोशिश करेंगे मुश्ताक साहब से जानने की कि कोविड-19 के अलावा जिस तरह से आज आप दूर दराज इलाकों में मेगा कैंप्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आपने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, ख़ासकर बुज़ुर्गों के हवाले से, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स के हवाले से, ख़ासकर ये जो इनिशिएटिव्स हैं, पहली बार जम्मू और कश्मीर में गवर्नर की सरबराही में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक साहब ने लिए हैं, और साथ ही साथ जो आज के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं नवीन चौधरी साहब, वो भी काफ़ी सीरियस हैं खासकर इन इनिशिएटिव्स के हवाले से, ताकि आम इंसान की सेहत का ख्याल रखा जाए। डायरेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मौका दिया हमें आने का। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले ये जानने से पहले कि आपने जिस तरह से नई जान डाल दी, खासकर जब हम हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है। आप मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, शायर हैं, बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं आप में, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बता दीजिए आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ है, कैसे शुरुआत की है, मुख्तसर हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं बेसिकली मटन में रहता हूँ, मटन अनंतनाग में, वहीं मेरी स्कूलिंग भी हुई। उसके बाद अनंतनाग में अप टू मिडल मैंने पढ़ा है मॉन्टेसोरी स्कूल में। बहुत पहले की बात है जब आपके साइड से सेंट जोसेफ हुआ करता था। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, MD भी मेडिकल कॉलेज से ही किया। और जो ये शायरी और लिखने का ये तो मुझे लगता है घर से ही मुझे था, बचपन से ही शौक़ था। तो मैंने एक किताब भी लिखी है जतिन, जिसका नाम है, 1-2 किताबें ऐसे ही रह गई क्योंकि मैं, अब तो आपको पता ही है कि दिन रात इसमें काम में फंसे ही रहते हैं हम, इसके बगैर। तो उसके बाद मैंने सर्व किया है यहाँ अपने सिक्किम्स में एज रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने MD किया है पीडियाट्रिक्स में, और मुख्तलिफ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। जैसे कि आपने देखा LD में मैंने काम किया, GB पंत में मैंने काम किया, CD हॉस्पिटल में काम किया, SMHS हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी, वहाँ भी काम किया। और उसके बाद आपको पता ही है
सेकंड वेव पीक मार्च में मैं यहाँ आया एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। डायरेक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पीक में मुझे ये ओहदा दिया गया और यकीनन एक चैलेंजिंग जॉब था, तो इसको ओवरकम करने के हवाले से कितने चैलेंजेस आपको आए? पहले मैं सलाम पेश करता हूँ आपके अमले को, आपके हौसले को, जिस तरह से आपने आम लोगों की जान बचाने के हवाले से काफ़ी कोशिशें की, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सारा जो मुझे लगता है क्रेडिट जाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। एलजी साहब हर वीक खुद ही ये मॉनिटर करते थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हर कोई इसको वीकली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा था। जो ही हमने एंट्री की सेकंड वेव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगे। हमारे जो ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी थी उससे पहले की अगर हम ले लें कि थर्ड वेव में जो पहला वेव आया था, पहले वेव में अगर लॉकडाउन हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ज़्यादा मौतें हो जाती। उसमें हमें टाइम मिला कि हमने पूरे सिर्फ अपने यूटी का नहीं, पूरे अपने मुल्क का जो हेल्थ सिस्टम है उसको अपग्रेड किया। और पहले ये भी नहीं पता था सिम्टम्स क्या थे, साइंस क्या थे, और कहीं कोई कहता था ये ट्रीटमेंट है, कोई बाहर से कहता था वो ट्रीटमेंट है। हमें वो टाइम मिला कि अपने हेल्थ सिस्टम को हमने बिल्ड अप किया इन फर्स्ट वेव। उसके बाद जो सेकंड वेव की बात चली तो ऑक्सीजन का जो लगा था, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट रुकती नहीं है, तैयारियां चलती थी, ऑक्सीजन प्लांट्स का टेंडर वेंडर हो गया था, सारे जो ये चीज़ ये पूरा चल रहे थे। लेकिन जो ही वेव स्टार्ट की तो हमने जल्दी कराया। अगर हमारा ऑक्सीजन प्लांट में 6 महीने लगने थे, हमने कहा जी हमें 6 दिन में दे दो। तो हम उनके पीछे रहे। जो मैकेनिकल डिवीजन है उसने भी अच्छा काम किया। गवर्नमेंट पूरा उनकी सारा, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, डिवीजनल लेवल का हो, हर कोई आपने देखा, हर कोई डिपार्टमेंट उस वक्त इन्वॉल्व हो गया। जो हमारा स्कूल है वो या कॉलेजेस है, जो भी डिपार्टमेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको मैंने कहा कि एलजी साहब रोज़ ही लेते थे, बड़ा सीरियसनेस था। अगर हम वो जो हमारी मीटिंग हुआ करती थी, हाँ जी केसेस क्यों बढ़े, टेस्ट क्यों कम हुए, ये क्यों ज़्यादा हुआ, इम्यूनाइजेशन क्यों नहीं होता है, यानी कि एक स्टोन की तरह वो हमारे पीछे थे। ये गवर्नमेंट का जो पूरा सपोर्ट था उसकी बदौलत हमने इसको पूरे ढंग से, मुझे लगता है सेकंड वेव या थर्ड वेव को अच्छे से मैनेज किया। हमारे जो ग्राउंड सोल्जर्स, हमारी आपने देखा कि पहली वेव में अगर किसी का बाप भी एडमिट होता था, उसका बेटा वहाँ नहीं जाता था, उसकी बेटी वहाँ नहीं जाती थी, उसकी बीवी वहाँ नहीं जाती थी, लेकिन हमारा डॉक्टर उधर होता था, हमारी नर्स उधर होती थी, इवन मेरा जो ड्राइवर है वो उसको घर से ले आता था। तो इतना जाफानी से काम किया हमारे अमले ने। पूरा ग्राउंड लेवल वर्कर जो थे, हर किसी ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने घर वालों की, हालांकि ये मुसीबत ये नहीं था कोविड हुआ मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगर मैं कोविड लेके घर में, मेरा माँ बाप है जो बूढ़े हैं या मेरे बच्चे जो छोटे हैं, उनको भी लग सकता था। मतलब ये सारा रिस्क लेके हमारे ग्राउंड वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया। ऊपर भी सपोर्ट रहा, तभी हम इन दोनों वेव को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीनेशन का भी आपने देखा, डोर टू डोर, इवन पूरे हमारी कंट्री में फिर यही कहा कि आप ये मॉडल अपनाओ। जैसे कि हमने टेस्टिंग का भी, मैंने ही जो टेस्टिंग हमारी काम हो रही थी उसमें हमने ये मैंडेटरी रखा, जो भी हॉस्पिटल आएगा उसको करो ज़रूरी टेस्ट, ताकि हमारे जो लोग वहाँ एडमिट है वो बच जाए, हमारा स्टाफ बच जाए। ये जो कुछ चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें हमने करी, और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि पहले तो हमारी बात ही कोई नहीं मानता था, नहीं वैक्सीन से ये होता था, कोई मिथ्स थे, कोई गलतफहमियां थी, कोई शोशे थे। आपको पता है हर चीज़ में यहाँ शोशाबाजी चलती है। वो अगर कम हुआ तो हम मीडिया फैटर्निटी का भी बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारे एक्सपर्ट की आवाज़ उन तक पहुँचा दी, हमारा जो मैसेज लोगों तक पहुँचा दिया, जिससे जो हेजिटेंसी कम हो के लोगों ने बड़े अच्छे से वैक्सीन किए। और उसी का नतीजा था, पूरे लोग वैक्सीनेटेड थे, टेस्टिंग 100% हो रही थी। तो थर्ड वेव को बहुत ही कम टाइम रही और ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं रही। डायरेक्टर साहब, उन दिनों हमने भी आपको देखा, कभी कुपवारा, कभी बारामूला, कोविड की पीक में आप
हर दर हर घर जाते थे लोगों का ख्याल रखने के हवाले से, तो कितना बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना ये कि अपनी फैमिली से दूर, और जब आप कोई ओहदा संभालते हो और सारे लोगों की जान जो है उसकी परवाह करते हैं आप उस वक्त, तो कितना मुश्किल है ये? नहीं, ये काम तो मुश्किल है नहीं है, ये बिल्कुल आसान है अगर मैं दिल से करूँगा। दिमाग से करूँगा तो मुश्किल है। हमने दिलो दिमाग से ये काम किया, हमने अपने लोगों के लिए करना था। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक ही है, चाहे आप हो, मैं हूँ, और हमारा काम ही है। आई एम पेड फॉर दिस थिंग। हम किसी के लिए ये नहीं मैं कर रहा हूँ जी, मैं पता नहीं क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके लिए गवर्नमेंट से पे ले रहा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ। अब इतना ही एक चीज़ है मेरी, जो अपने लोगों से भी रिपीटेडली मैं गुजारिश करता रहा अपने वो बात सही है। जॉब और मिशन में फ़र्क है, जॉब और मिशन में फ़र्क है। आपने जिस तरह से मिशन बनाया इसको कि हमें जैसे आपने ऑक्सीजन की बात की, मैंने आपको एक दिन शायद बांडीपोरा साइड से मैंने देखा था, कुपवारा, शुपियाँ, पुलवामा, गांदरबल, वो कौन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं नहीं गया, और हमने विद इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टेब्लिश कराए। हमारे लोग थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, ऊपर से गवर्नमेंट का भी हमें मतलब वो सपोर्ट भी था, प्रेशर भी था, जल्दी करो, ताकि अगर आप देखिए कि पहले हमारे सेंट्रल लेवल पेशेंट्स यहाँ हुए, अगर उनको डिस्ट्रिक्ट में हमने रोकने की तैयारी और कोशिश ना की होती तो ये मुमकिन नहीं था कि इतना अच्छा मैनेज कर पाते। आपके देखिए, आपके कुपवारा में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 100 से ज़्यादा लोग एडमिट थे, जो कि बराबर ऑक्सीजन सिस्टम पे थे, चाहे हाई फ्लो हो, चाहे कोई मीडियम फ्लो हो, चाहे सिलेंडर पे था या ऑक्सीजन प्लांट पे था। यानी कि 150 पेशेंट वहाँ का काम हो गया, 100 पेशेंट बांडीपोरा का काम हो गया, 200 पेशेंट बारामूला का काम हो गया। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर जो उनको दवाइयों की कोई कमी नहीं रखी गवर्नमेंट में, ऑक्सीजन तो आपको पता ही था, जो भी सपोर्ट रहा वो तो पूरा रहा। हमने कोशिश करी, अगर शुपियाँ वाला वहीं ठीक होगा, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हम क्यों उसको रेफ़र करें। वो भी एक अच्छा मतलब रोल रहा हेल्थ डिपार्टमेंट का। टर्शियरी लेवल पे ज़्यादा लोड नहीं रहा, तो आपने सड़कों पे लोगों को नहीं देखा, बेड की किल्लत नहीं रही, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं, डॉक्टरों की किल्लत नहीं थी, नर्स। बाकी स्टेट्स में देखा। तो डॉक्टर साहब, इनोवेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें तो आप इस बार एक और इनिशिएटिव आपने लिया मेगा कैंप्स का, जो आप दूर दराज इलाकों में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में करते हैं, पीएचसीज लेवल तक आपने ये पहुंचाया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनका मकसद क्या है? देखिए, ये आयुष्मान भारत के तहत हमने एक प्रधानमंत्री जी का, हमारा जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक इनिशिएटिव था कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये नहीं पता मुझे गवर्नमेंट क्या दे रही है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, कम से कम हमारे पास 15 to 20 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, फ्री दे रहा है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड, अदर देन हेल्थ तो बात ही नहीं है, हज़ारों में होंगे। मैं अपने हेल्थ की बात करूंगा, आपको आयुष्मान भारत है, गोल्डन कार्ड, हालांकि दूसरी जगह देखा जाए हमारी ही कंट्री में बीपीएल वालों को के लिए है वो 5 लाख की फैसिलिटी आईपीडी के लिए, लेकिन यहाँ मैं मेहरबानी गवर्नमेंट की देखिए, यहाँ हर एक के लिए है, नॉट बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए नहीं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर एक के लिए। यानी कि उनके यहाँ फ्री है आफ्टर 5 वो जो गोल्डन कार्ड। उसके बगैर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए अलग अलग स्कीम्स में, जैसे हम ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में, अगर बच्चों में देखा जाए रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा होते हैं, उनको टाइम पे इलाज मिलेगा तो उनकी आंखें सलामत रहेगी। अगर बुज़ुर्ग हमारे हैं, मोतीबिंद, कैटरैक्ट, वो ब्लाइंडनेस कंट्रोलनेस में आ जाता है, टाइम पे उसको हमने किया, ये निकाला, ऐनक दे दी, वो अच्छे से देख सकता है, उसको लेंस चेंज किया, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसमें कोई पैसा नहीं लगता? इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आप देखिए, इस साल हमने कुछ सेंटर्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। देखिए, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑप्थेल्मोलॉजी वाले अवेलेबल है, चाहे जीएमसीज हो, चाहे गवर्नमेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उसके बगैर भी कि जो इसकी संख्या है, जो उसका नंबर है, वो ज़्यादा है। उसके लिए हमने क्या रखा है, मोबाइल कैंप्स। जैसे आप देखते होंगे, हमने गुरेज़ में इस साल किया, हमने जनाब एली यहाँ पहलगाम साइड से किया, हमने शुपियाँ साइड से किया, हमने पुलवामा साइड से किया, और उसमें मुझे लगता है कि हमने मोर देन 10,000 जो कैटरैक्ट्स है वो कर दी। इसके लिए मोबाइल यूनिट्स भी रखे हैं। और ये मेगा कैंप का यही मतलब मकसद था, ताकि इसका पता चले लोगों को कि स्कूल में आते हैं, चेकअप कराते हैं, ताकि वो अपने बच्चों पे नज़र रख। उसके बगैर हमारा आयुष्मान भारत का मैंने जन औषधि प्रोग्राम,
जन औषधि में आपका क्या है कि अगर जो दवाई आपको 100 रुपये की बाहर मिलेगी वही 10 रुपये का सिट्रिप मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या है हमारे गरीब लोगों के लिए। ये भी अगेन दिस वाज आल्सो इनिशिएटिव ऑफ आवर सेंटर्स हैं हर जगह है प्रधानमंत्री जी। हमारे 100 सेंटर है इस टाइम कश्मीर में। लास्ट अगर मैं देखा जाए जब मैंने ज्वाइन किया था कुछ 25-30 थे, आज जो है 100 से ऊपर है। आपकी वजह से हेल्थ एक्टिविज्म आ गया। मेरे से नहीं आया, ये गवर्नमेंट की वजह से। ये मुझे भी लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट भी पीछे है, हम भी कोशिश करते हैं ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, चाहे वो हेल्थ हो। अदर डिपार्टमेंट्स का भी मैं देखता रहता हूँ, ये ऐसा करना है, इट इज़ फॉर आवर ओन पीपल। आप खुद राइटर रहे हैं इसीलिए आप एक एक्टिविज्म इसमें भी ला रहे हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डायरेक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि ये जो मेगा कैंप्स की हम बात कर रहे थे, क्या ये जारी रहेंगे मेगा कैंप्स की? देखिए अभी ये प्रोग्राम था, ये तो हमने कर दिया और इसके आगे भी जारी रहेंगे। 108 एम्बुलेंस है, 102 एम्बुलेंस। इसका क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है जी, आप फ़ोन करो 10 मिनट में, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं ये बोलना ही चाहता हूँ, आपने फ़ोन किया एम्बुलेंस वाले को, वो 10 मिनट में आपके घर में पहुँच जाएगा। फोन करना है 108 पे, 108 पे करेंगे तो वो उनको फटाफट 10 मिनट में आएगा, चाहे कितनी फार फ्लंग एरिया में हो। तो एक दिन हमारे ACS साहब मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, मीटिंग के दौरान आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा सर सच बोल रहे हैं। दो जी ने चैलेंज लिया। हाँ, कहा मैं उन्होंने फ़ोन किया, 10 मिनट में एम्बुलेंस हमारे सामने आई थी, क्रिटिकल केयर। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब नहीं, ये देखिए सीरियसनेस क्या है। इससे पहले देखा जाए अगर जो गोल्डन आवर को शॉर्ट करने के लिए तो हमने अपग्रेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को किया। आज हम आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको ICU मिलेंगे जो इससे पहले नहीं थे। आज आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर एक कम से कम आपका फिजिशियन, मेडिसन, जो ये है कि गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, हम तो विद इन दिस मंथ ही ये पूरा सिस्टम राउंड द क्लॉक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, जाने 24/7, ताकि रात को दिन को रेफरल्स कम आए। साहब एक और बात है यहाँ पे, कहीं ना कहीं चूंकि काम इतना किया जा रहा है तो शिकायतें लाजमिन है, क्योंकि आप अवामी जो शिकायत है उनको एकदम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो डर भी है कहीं ना कहीं जो हमारी दूर दराज बस्तियां हैं। कल फिर देखा ही नहीं हमने, तो ऑलमोस्ट 70 डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स का लिस्ट निकाला और आज भी हम मतलब 2-3 दिन में 50 डॉक्टरों का और लिस्ट निकलेगा। हमारी कोशिश ये है जो हमारे दूर दराज इलाकों में, यस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मेरे जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नए आए, उनका पूरा क्लियर डायरेक्शंस रहे कि आप जी नवीन कुमार चौधरी साहब के मुझे डायरेक्शंस रहे, मुझे पहले पेरिफ्रीज भर के दो, फिर श्रीनगर आ जाओ। अच्छा, पहले गांव मुझे चाहिए। आप देखिए जो हमने कंसल्टेंटों का लिस्ट निकाला, आप देखेंगे उनकी दूर दराज पोस्टिंग हो गई। इस टाइम हमारा जो गवर्नमेंट का यही है कि पेरिफ्रीज में पहले हेल्थ केयर ठीक किया जाए, उसके बाद सेंटर में हम ले आए उनको। नहीं डॉक्टर साहब, आप पे पूरा एतमाद है हमें, जिस तरह से आपने एक जान भर दी इस हेल्थ सेक्टर में। वी वुड लाइक टू रियली थैंक यू। तो डायरेक्टर साहब, मेगा कैंप्स के अलावा ये ड्रग डी एडिक्शन जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन अवाम के हवाले से आप क्या कहना चाहिए जिस तरह से ड्रग्स की लानत इस वक्त समाज में फैल रही है? ये तो लत इतनी है कि घर घर ये पहुंच गया है। मेरी लोगों से यही अपील है, आप हो, मैं हूँ, ये है, हर कोई गाड़ी, बंगला, टीवी, रेडियो, होटल अपने बेटे के लिए, बेटे पे नज़र नहीं, बेटा ड्रग में। तो इससे बेहतर कि उसको वो आपका होटल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को हमारा टाइम चाहिए ताकि वो इस लानत से दूर रहे। मेरी पेरेंट्स से यही अपील है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे। ये ज़रूरी नहीं आप अरबों की प्रॉपर्टी बनाओगे, जिस बेटे के लिए बनाओगे वो ड्रग में चला जाएगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू गो इनटू ड्रग एडिक्शन। ये बहुत आसान है ड्रग एडिक्शन में जाना, लेकिन इसमें वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही गुजारिश रहेगी, बाकी जो गवर्नमेंट को करना है, आपने देखा कि अंडर नशा मुक्त भारत जो 1920 में अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें 272 डिस्ट्रिक्ट्स सिलेक्ट हुए। बिकॉज ऑफ कोविड जहाँ ज़्यादा जगह ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो जैसे मैं लास्ट टाइम अगस्त की बात करूँगा तो टोटल जो हुए थे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे ही थे कश्मीर के जो हमने एस्टेब्लिश कराए थे। और ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अब 5 डिस्ट्रिक्टों में है, जैसे कि हमारा कुलगाम में है, हमारे इधर बांडीपुरा में है, यहाँ पे अनंतनाग में है, हमारा शुपियाँ में है, पुलवामा में है। लोग आए, हमारे डॉक्टरों से मिले। और बहुत ज़रूरी जो एक मैं बात कहना चाहता हूँ ये ड्रग एडिक्शन के बारे में, अगर किसी को भी अपने बच्चे के बारे में डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल,
अभी वो स्कूल जाता था अब नहीं जाता है, खाना अच्छे से खाता अब नहीं खाता है, नींद अच्छे से करता था करता था अब नहीं करता है। कोई भी डिविएशन लगे, डेली रूटीन से अगर कोई डिविएशन लगे, लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि उनको ये भी समझ कहीं ये ड्रग की तरफ तो नहीं गया है। डॉक्टर की कंसल्टेशन करें, पीएचसी लेवल उस पर डॉक्टर है। इवन अब हमारे जो एटीएफ बने हैं वहाँ पे भी डॉक्टर है। जो हमारा यहाँ डॉक्टर काउंसलिंग या ट्रीटमेंट भी कर, बोथ काउंसलिंग ट्रीटमेंट, अगर एडमिट के लिए करना पड़े तो एडमिट भी करेंगे। हम अभी सेंटर लेवल में ही करते हैं। विद इन दिस मंथ हम डिस्ट्रिक्ट में भी एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो रिस्पॉन्स कैसा है? रेस्पॉन्स अब ये नहीं कहिए, आप बोले कि एपिडेमिक कितना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हज़ारों तादाद में है। और हमने एक इनिशिएटिव लिया था जो ड्रग एडिक्शन के बारे में, फर्स्ट टाइम कश्मीर में एक ये हो रहा है, सर्वे हो रहा है। उसका रिपोर्ट हम 26 जून, जो वर्ल्ड ड्रग एडिक्शन मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग का डे है, एंटी दिस नारकोटिक्स डे है, तो उस दिन वो रिलीज़ होगा। उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद है जो बच्चे हैं हमारे, एवं कहीं बच्चियां भी हैं हमारी जो इसमें मुलवस है। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ये हर एक फ़र्द का, चाहे वो मास्टर टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई भी, हमें मिल के काम करना है और उसको ख़त्म करना। डॉक्टर साहब, एक और हमारे समाज में कंसर्न है कि सीनियर सिटीजन्स के हवाले से हॉस्पिटल्स में केयर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने शुरू किया है नहीं किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम ही हमारे एलजी साहब ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जेरेटिक पेन एंड पैलेटिव केयर वार्ड सबने 10-10 बेड के क्रिएट किए। हाँ, हमने वो क्रिएट किए। वो मेरा एक आइडिया था, फिर मैंने एसीएस सर को बोला, उन्होंने कहा नहीं, जम्मू में भी करेंगे, कश्मीर में करेंगे, एक साथ करेंगे। तो एलजी साहब ने उसको इनाग्रेट भी किया, जम्मू में कश्मीर में, दोनों जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 10-10 बेड रखे। इनके लिए अलग से काउंटर रखा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव अलग से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काउंटर होगा, अलग इनका वार्ड होगा, अलग इनका ट्रीटमेंट होगा, ताकि इनको धक्कम धक्की में ना आए और इनको प्रॉपर केयर मिले। और हॉस्पिटल स्टाफ ही केयर करता है। हॉस्पिटल स्टाफ को हमने ट्रेंड भी किया है, इसमें डॉक्टरों को अलग से कराया, नर्सों को अलग से कराया, फार्मासिस्टों को अलग से कराया। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी है जो एल्डरली के लिए थोड़े से अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपीज़ के हवाले से लोग बड़े परेशान रहते हैं, खासकर अगर हम कीमोथेरेपीज़ की बात करें, दूर दराज इलाकों से लोगों को आना पड़ता है। हमने सुना था कि आप इस हवाले से भी इनिशिएटिव्स, वो अभी काम चल रहा है। मैंने लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। सिक्किम्स वहाँ डायरेक्टर से बात हो गई, मैंने राइटिंग में हुई, फिर वहाँ से, और यहाँ हमने अपने डॉक्टरों को वहाँ भेजा जो 2 महीने की ट्रेनिंग करके एक बैच वापस आ गया। अब मैं दूसरा बैच भेज रहा हूँ। इसके बाद हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 4-4 बेड करेंगे, जहां उनको कीमोथेरेपी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में डोर स्टेप पे मिलेगी। आप देखिए, सपोज शुपा यहाँ दूर दराज इलाके से, यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो बनेगा वो चाहे सिक्किम्स में बने, चाहे वो एम्स में बने, क्योंकि वहाँ एम्स में वो तो 1-2 साल नहीं रह सकता, वहाँ उसको ये बना के देंगे आपको, जी ये वाली दवाई, ये वाली दवाई, ये वाली दवाई मंथली लेनी है या वीकली लेनी है। लेकिन हमने अपने लोगों को ट्रेन किया, वो उसको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में दे देंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा कंसर्न है जो सीनियर सिटीजन्स के हवाले से मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा था। आपने कहा कि उनके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हमारा स्टाफ भी ट्रेन हो रहा है। एल्डरली एक रिगार्ड होना चाहिए, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके लिए एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, ख़ासकर जब हम फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से क्या कोई काउंसलिंग सेंटर्स आप खोल रहे हैं ताकि उनको तिबी सहूलियात? जी, जो हमने 10 सेंटर है, वहाँ के लोग, हमारे डॉक्टर को स्पेशलिस्ट है जो वहाँ जाके एक तो काउंसलिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे बाज़ाब्ता, अगर एडमिट करना पड़े तो एडमिट भी करेंगे। लेकिन रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यस, इट इज़ देयर नाउ, जिसका मैं अभी आपको फंक्शनल ऑलरेडी फंक्शनल, वो वहाँ काउंसलिंग भी करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, बुज़ुर्ग, जिस कौम में बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं उसका ज़वाल है। आज आपके फादर, मेरे फादर बुज़ुर्ग है, कल आप और मैं होंगे लाठी लेकर। ये हमने याद रखना है। अगर हमने ये याद रखा तो हम उनका ये करेंगे। मेरे लोगों से यही गुजारिश रहेगी, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ताकि कल हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखें। और ये एक हसास कौम की, जिनका ज़मीर ज़िंदा होगा, उसकी मिसाल होती है कि उसके एल्डरली को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, उसकी एक बेटी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, उसकी एक औरत को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। डॉक्टर साहब, चूंकि गोल्डन कार्ड्स के हवाले से बात आई थी, बाज़ाब्ता तौर पर नोडल ऑफिसर्स उसके होते हैं। गोल्डन कार्ड कैसे हासिल किया जाता है, और जब ये
बाज़ाब्ता तौर पर उसका फ़ायदा लेते हैं, तो उस हवाले से लोगों को कई एक दिक्कतें पेश आती है जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आती हैं। तो ये दिक्कतें ना आए, गोल्डन कार्ड कैसे हासिल किया जाए एज डायरेक्ट, चूँकि उसका एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट है, अलग से एक नोडल ऑफिसर है। जी जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ नहीं नहीं, एडिशनल ड्यूटी आपकी। यस नहीं नहीं नहीं, ये सारी हमारी ड्यूटी है। एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ वो कोई भी करे तो मैं वहाँ होता हूँ चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सिक्किम्स हो, चाहे हेल्थ हो, वी आर वन। पेशेंट को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। हेल्थ इज़ हेल्थ एंड एवरीवेयर हेल्थ, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा यही कहना है कि आयुष्मान भारत में, हाँ थोड़ा बीच में इसमें एक कंपनी के वो चेंज ओवर हुआ था, थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन हमने उनको भी करेक्ट करने के लिए बड़े मेजर्स उठाए। आजकल अगर किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वो हमारी नोट्स में लाए, हम एक्शन करेंगे बाज़ाब्ता। बाकी जो थोड़ा सा दिक्कत आए वो एक ट्रांजिशन पीरियड था एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए, उसमें वो थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन अब हमने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है। और जो ये मेगा कैंप है ये उनको हम लोगों को सिखाते हैं, आओ जी आप क्या करोगे। हमने रेवेन्यू वाला भी रखा है, अगर किसी का ये नहीं है तो उसका वो कार्ड भी बनता है, उसका राशन कार्ड साथ नहीं है उधर, वो भी रेवेन्यू वाला भी है। इनको हम कैंपस में यही सिखाते हैं कि आप कैसे आसानी से बनेगा, नहीं बना तो हम अपने हॉस्पिटल में भी बना देते हैं। और जो भी ये बहुत ईजी हो गया अब, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। तो पेमेंट्स के हवाले से भी कभी जो दिक्कतें आ रही थी अब तो वो नहीं होंगे, वही मैंने कहा था जो प्रीवियसली थोड़ा सा चेंज ओवर ऑफ द कंपनी उसमें थोड़ा आ गया था। नाउ एवरीथिंग इज कमिंग ऑन ट्रैक। जो फ्री मेडिसिन के हवाले से पीएचसीज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, क्या हर पेशेंट का मैंडेट है कि उसको फ्री मेडिसिन मिलेगा आपके हॉस्पिटल? देखिए मैं यही कहना चाहता था कि हमारे हॉस्टल से एक तो पहले फ्री है, फ्री ड्रग पॉलिसी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। फ्री ड्रग पॉलिसी में मेरे पीएचसी पे 73 दवाइयाँ हैं। 73 त्रुसतत कशर त्रुसा अमन त्रुसतन दवाहन मज गसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग गसिन कवर इन केस आई मीन नेबर ति वन अगर पे डॉक्टर्स लेखुन तथे जनऔषधि शॉप्स, यानी कि अगर अमिस नेबर कहीं 100 रॉपियस बोतल मिले अंदर कहीं मिले 110 रॉपियन गो थो गवर्नमेंटन ब्याख अख सपोर्ट पत अगर अम पे अमिस एडमिट पे गसन बेति कम पर तिल गोल्डन कार्ड मेरे हो गया। मेरे हिसाब से इतना हेल्थ है कि थोड़ा सा हाँ हमने काम करना है, हमने मेहनत करनी है, इतना गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़ीरो एक्सपेंस होना चाहिए। आपने देखा जेएसएस के जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSY, इसमें यह है कि जो डिलीवरी होती है हॉस्टल एंट्री से लेके एग्जिट तक फ्री। और इंशाल्लाह मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ अपनी तरफ से नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कि सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल में भी इंशाल्लाह ये जो फ्री ड्रग पॉलिसी है 100% हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उनका भी ये पहले ही दिन उन्होंने हदायत दी कि ये इम्प्लीमेंट होना ही होना चाहिए हमारे लोगों के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ड्रग रखा है 3-4 तरीके से रखा है कि उसको सहूलत मिले, गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी को पैसे बचे, उसको एक प्रॉपर सिस्टम में दवाई मिले, ट्रीटमेंट मिले, काउंसलिंग मिले, एडमिशन मिले, हम क्यों ना करें ये। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ओपनली आज कहा कि तमाम लोगों को फ्री दवाई मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को फ्री दवाई मिलनी चाहिए। बड़ा अहम खुलासा डॉक्टर साहब ने आज किया। तो आखिर पे मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद आपसे ज़रूर एक पैगाम लेना चाहूँगा ख़ासकर आवाम के नाम। ये बता दीजिए कि ये सुना गया कि डॉक्टर्स जब कभी कभार अपनी ड्यूटीज़ को लेकर थोड़ा सा लेत लाल करते हैं, आप बड़ा गुस्सा होते हैं। और तो हमने देखा भी कि हमने जहाँ भी मुझे मेरी नोट्स में आया, चाहे मुझे अटैच करना पड़े, चाहे मुझे एक्सप्लेनेशन, चाहे उनका पे बंद करना पड़े, चाहे हमको सस्पेंड भी करना पड़े, हम पीछे नहीं रहते। गवर्नमेंट नहीं, इसलिए देखिए 10 से 4 तक अगर हमारा अपना टाइम जो है आप ड्यूटी में दे दीजिए, जो अपने बगैर ड्यूटी के बगैर टाइम है मुझे नहीं, उससे कोई गरज है। आपका ड्यूटी में जो है ड्यूटी में आप ड्यूटी करें। और मैं भी एक पीडियाट्रिशियन, बहुत अच्छा क्लिनिक चलता था मेरा, और जहां आपकी प्रैक्टिस अगर आप ईमानदारी से आई मीन ऑनेस्टी और वर्क अपने हॉस्टल में पेशेंट देखोगे, यही आपका क्लिनिक में भी आता है। इनसे हमारा रिजिक चलता है, हमारा नौकरी चलती है, हमारे क्लिनिक भी इनसे चलते हैं, हमारे घर इनसे चलते हैं। इसको हमने
मुझे अपने लोगों से, हालांकि करते हैं सभी लोग, यही गुजारिश है, हमने इसको अपना रिज़िक समझना है। और आप देखिए हर एक मज़हब में अगर खुदा के बाद मानते हैं तो उस ज़रिए को मानते हैं, उस ज़राए को मानते हैं जो रिज़िक की शक्ल में आपके पास आता है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और करते भी है कि उसी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पे अपने डॉक्टरों के नाम, अपनी आवाम के नाम, ख़ासकर जो आपने कहा कि खुदा के बाद एक डॉक्टर को समझते हैं कि वो उनकी जान बचाते हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? देखिए मुझे अपना जो लोग है हम एक ही है। मैं डॉक्टर हूँ, आप जर्नलिस्ट हो, दूसरा कोई इंजीनियर है, यहाँ कोई पराया है ही नहीं। अगर मैं अच्छे से काम करूँगा आपके लिए, आप अच्छे से काम करोगे तो एक समाज बनता है, एक कौम बनती है, तो बढ़ते हैं आगे हम। यही गुजारिश रहेगी, अपने अपना काम बड़ा जाफशानी से करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए, डेडिकेशन से करना चाहिए, और सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी करना चाहिए। जब दिलो दिमाग मिलता है तो आउटपुट ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो हमारे डॉक्टरों और जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, आपने देखा कोविड में उन्होंने दिखा दिया कि हम काम करते हैं और दिल से करते हैं। वही वो जारी रखे, उनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। हालांकि आज हम इसी पे बैठे हैं, मुझे काम मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देखिए किस किस हॉस्पिटल में किस किस चीज़ की कमी है, हमें दो, हम दे देंगे। हम देखो किस अगर कोई इक्विपमेंट है, मशीनरी है, मटेरियल है, जो भी है, हमारे लगे हैं लोग कि हम ये बिल्कुल सब सेंटर से लेके टर्सरी लेवल तक लिस्ट एक बन रही है कि कहाँ हमें कमियां है जो गवर्नमेंट पूरी करेगी। उसके बगैर अगर मैन पावर की है तो उसका भी हम करेंगे। इस टाइम मुझे लग रहा है कि पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जो काम करते लोगों का भी, मैं उनको भी एक गुजारिश करूँगा कि वो अस्पताल जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हालांकि अगर यहाँ देखा जाए यूटी में प्राइवेट सेक्टर से बड़ा अच्छा मेरा गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है और हम इसको बढ़ाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसको प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपने सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को, जहां पे गरीब लोगों को फ़ायदा है, हम कोशिश करेंगे बेस्ट बनाने के लिए। लोगों से यही गुजारिश है वो हमें कोऑपरेट करे, अस्पतालों को साफ़ रखने में, चाहे वहाँ डिसिप्लिन रखने में, चाहे आज आप देखिए जो कोविड है, कोविड अभी गया नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अभी रखे, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस और मास्क, ताकि कोई फोर्थ वेव ना आए। इंशाल्लाह बाकी जो गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है हर एक कंडीशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब बात करने के लिए कश्मीर ग्राउंड के साथ। तो नाज़रीन मोहतरम, बात कर रहे थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक साहब। तो बड़ी अहम बातों का खुलासा किया इन्होंने, खासकर कई एक ऐसी बातें जो अक़वाल ज़रिए है कि अपने बुज़ुर्गों की आप इज़्ज़त करना सीखिए, क्योंकि जिस कौम में अपने बुज़ुर्गों, अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं की जाती है, यकीनन वो कौम डूब जाती है। उस कौम में अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रहती है, ये डॉक्टर साहब का कहना था। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनके लिए दवाइयाँ फ्री हैं, इलाज फ्री है, सब कुछ मुफ्त है। और इन्हें वादा किया आप लोगों के साथ कि अगर आप इनका ताउन देंगे, यकीनन आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ये खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बना देंगे। इन्होंने ये वादा किया आपके साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने डॉक्टर्स की इज्जत करना सीखिए, अपने हेल्थ सर्विसेज में जो भी आपके मुलाजिम काम कर रहे हैं, जी जान लगा के काम कर रहे हैं, चूँकि एक डॉक्टर अल्लाह ताला के बाद एक इंसान की जान बचाने में पूरी कोशिश करता है। तो यकीनन हमें ऐसे जांबाजों की इज्जत करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू सो मच।